डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लोब से सेक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था और पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब थे और किस किस लोब से कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा था। तो हम देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। इससे रिलीज होने वाले जो हार्मोन थे, आपको अगर आप एक वर्ड याद रखेंगे, पीजी फ्लैट, तो ये आपको याद रहेगा। ये पीजी प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, मैंने बताया प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और उसके बाद टीएसएच। ये मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं, उस एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाला ये हार्मोन है। हमने ये भी देख लिया था कि कौन एसिडोफिलिक है, कौन बेसोफिलिक है, कौन क्रोमैटोफोर्स है। तो ये हमने देख लिया था। क्रोमैटोफोर्स में एमएसएच आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है पार्स डिस्टालिस, तो पार्स डिस्टालिस से ही 75% यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स वहीं से रिलीज होता है। तो हम फर्स्ट हार्मोन स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का डिस्कशन करते हैं। आपको मालूम होगा ग्रोथ हार्मोन के बारे में, बहुत सिंपल सा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है निश्चित रूप से क्या करेगा, मैं डिस्कशन मोड में आपसे ये टॉपिक करना चाह रहा हूं ताकि मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछते चलूं और हमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी मिले। ये ग्रोथ हार्मोन नाम से स्पष्ट है कि शायद ये ग्रोथ कराएगा। निश्चित ही ये ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ ही कराएगा। लेकिन ग्रोथ कराएगा तो किसका? ग्रोथ कराएगा किसका? वैसे टिश्यू का जो ग्रोथ के लायक हो। इसका मतलब ये ग्रोथ कराएगा वैसे टिश्यू को which are capable of growing। ये समझ में नहीं आया। किसी ने बोला कि सर ये मजा नहीं आया इस सेंटेंस में। इसका मतलब क्या कि जो ग्रोथ के लायक है उसी पे ग्रोथ हार्मोन काम करेगा। निश्चित ही जो ग्रोथ के लायक है उसी पे ये काम करेगा। हम एग्जाम्पल दे देते हैं तब आपको शायद समझ में आएगा। आप जानते हैं कि ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है ना जी, लेकिन ग्रोथ हार्मोन लाइफ टाइम तक रिलीज होते रहता है। लेकिन हम लोगों का ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक ही हो पाता है, एक सर्टेन एज तक ही हो पाता है। तो बाद में वो क्या करता है? इसका मतलब यही हुआ कि ग्रोथ हार्मोन उसी सेल और टिश्यू पे ग्रोथ करेगा जो ग्रोथ के लायक है। तो इसमें जो लायक है ये दो चीज है। कौन कौन सा चीज? एक बोन्स है और दूसरा सॉफ्ट टिश्यू है। इसका मतलब बोन्स तो मालूम है कि बोन्स का ग्रोथ होना है तभी हाइट बढ़ेगा जी। और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू का मतलब मसल्स।
बोन ग्रोथ हो रहा है, अगर सिर्फ बोन ही ग्रोथ हो और मसल्स का ग्रोथ ना हो तो बेकार, और सिर्फ मसल्स का ही ग्रोथ हो, बोन का ग्रोथ ना हो तो आप फुटबॉल जैसा हो जाएंगे, वो भी बेकार। तो निश्चित ही ग्रोथ हार्मोन बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू पे काम कर रहा है। एक सर्टेन टाइम तक तो बोन्स के लेंथ को इंक्रीज करेगा, लेकिन बोन्स, आप जानते हैं कि बोन का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इस तरीके का, तो इनिशियल कंडीशन में ये क्या होता है, ये फ्यूज्ड नहीं होता है और ये ग्रोथ करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है। लेकिन जब ये फ्यूज हो जाता है, जब ये फ्यूज हो जाएगा तब क्या होगा, तब लेंथ तो नहीं बढ़ेगा, तब इसका गर्थ बढ़ेगा, तब इसकी मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। सॉफ्ट टिश्यू, ये बोन है, बोन के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू भी है, हाथ दबा करके देख लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू भी है, मसल्स भी है कुछ। तो हमने ये देख लिया कि ये ग्रोथ हार्मोन इस तरीके से नॉर्मल सा चीज है, जो कि यहाँ पे वैसे टिश्यू पे काम कर रहा है जो ग्रोथ के लायक है। अब हम ये देखते हैं, सोचने वाली बात है कि ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। तो निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है, और शायद यही वजह है कि बच्चों को प्रोटीन डाइट ज्यादा एडवाइस किया जाता है। बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सभी जो यूज किया जाता है, और अलग अलग पाउडर, वो क्या है, बॉडी बिल्डर जो जिम में अलग अलग पाउडर, वो क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन का अमाउंट दिया जाता है ग्रोथ करवाने के लिए। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन पे इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन जरूरी है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा, प्रोटीन को बनाने में वो हेल्प करेगा, यानी प्रोटीन के एनाबॉलिक एक्टिविटी को वो प्रमोट करेगा। तो अब हम आते हैं, हमने ये देख लिया कि ये ग्रोथ कराने के लिए अपना कुछ मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ग्रोथ कराने के लिए मेटाबॉलिज्म शो करेगा, और इस मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म होगा, ये मेटाबॉलिज्म तीनों पे हो सकता है जी, क्योंकि हमारे डाइट में प्रोटीन भी है, हमारे डाइट में फैट भी है या लिपिड भी है, और हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी है। यानी ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट इस तीनों पे हम देख सकते हैं। देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इस तीनों पे किस तरीके से अपना इम्पैक्ट शो कर रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोटीन को लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। और ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। तो हमने ये देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या होता है, इनहेंस करता है, यानी प्रोटीन के एनाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। हम ये भी जानते हैं, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, 12th क्लास में है वो। तो आप वो देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा का एक प्रोसेस होता है। हर एक जीव में प्रोटीन बनाने का एक जनरल फॉर्मूला है। हर जीवों में, हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन उसी तरीके से बनता है, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। तो हमने ये देख लिया है कि जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा ये क्या करता है, डीएनए
से आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं? सब मालूम होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं। हमने ये देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या कर रहा था? ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा था। प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा, तो जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि इस स्टेप को भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रमोट करेगा, यानी ग्रोथ हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रमोट करेगा। ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये भी है कि ये ट्रांसलेशन को भी प्रमोट करता है, ग्रोथ हार्मोन ट्रांसलेशन को भी प्रमोट कर रहा है। तो हमने ये देख लिया है कि अगर प्रोटीन को प्रमोट कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रमोट करना ही पड़ेगा, ट्रांसलेशन को भी प्रमोट करना ही पड़ेगा। और इसी को किसी और लैंग्वेज में अगर हम बोल दें कि ये सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस को भी ये प्रमोट करता है, तो कोई गुनाह तो नहीं करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस को भी इनहांस कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये देख लिया कि प्रोटीन के ऊपर ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे लिपिड्स पे। लिपिड्स पे क्या करेगा? हम जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, और प्रोटीन का हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते जल्दी। क्यों नहीं करते? एम्पीबोलिक पाथवे में आप जाएंगे तो देखेंगे हमारे बॉडी की कुछ प्रायोरिटी है। बॉडी सबसे पहले जो एनर्जी रिसीव करना चाहता है वो कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि उसका RQ 1 है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उतना ही मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी कंज्यूम होता है। तो ये आसान होता है, इसीलिए ये आसानी से एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को एनर्जी प्रायोरिटी बेसिस पे देता है, उसके बाद लिपिड देता है, और उसके बाद प्रोटीन देता है। यानी एनर्जी का जो सोर्स है आपके बॉडी में वो क्या है? एनर्जी का सोर्स में पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, और उसके बाद मैंने क्या बताया? बोलो। तो हमने ये बताया पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड्स, और उसके बाद प्रोटीन। ऐसा क्यों? हमने ये बताया कि इसका यूज क्यों करेंगे, और इसको लास्ट में क्यों? लास्ट में इसलिए क्योंकि ये प्रो मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस का चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वही प्रोटीन है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट का मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन है। तो इसीलिए इसका यूज हम बाद में करते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन एंजाइम भी बनाता है, ये प्रोटीन हार्मोन भी बनाता है, ये प्रोटीन एंटीबॉडी भी बनाता है, ना जाने ये प्रोटीन क्या क्या बनाता है। बहुत सारे काम है हमारे बॉडी में। और एनर्जी एक छोटा सा काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना एक छोटा सा काम है। तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है ना कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इससे कर लेगा। अगर यही प्रोटीन बॉडी को एनर्जी देने में लग जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? फिर तो नुकसान हो जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम बना नहीं सकता, ये एंटीबॉडी बना नहीं सकता, ये हार्मोन बना नहीं सकता, तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्रोटीन का ही यूज, क्या प्रोटीन का यूज एनर्जी के सोर्स के लिए हम नहीं करते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट करते हैं, उसके बाद लिपिड करते हैं। तो
देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद, उसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स को कि ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होगा। प्रोटीन के ऊपर तो हमने देख ही लिया, अब देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का। तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली करेगा क्या, तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इसमें ग्रोथ हार्मोन आ कहां गया, बीच में कर रहा है तो कर रहा है जी, लेकिन इसमें ग्रोथ हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कहां है। तो अब इस चीज को समझते हैं कि इसमें ग्रोथ हार्मोन कहां आएगा। हम आपको एक जनरल थोड़ा सा ट्रैक से हट करके मैं कुछ चीज बता रहा हूं। हम जानते हैं कि ब्रेन का यूनिट क्या है, न्यूरॉन, और न्यूरॉन को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, न्यूरॉन को सरवाइव करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। आपके न्यूरॉन का जो भोजन है वो ग्लूकोज है, यानी कि ये जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में, और ये जो आपका न्यूरॉन है, ये जो भी न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को क्या चाहिए, तो ग्लूकोज ही चाहिए एटीपी के लिए। तो ग्लूकोज चाहिए एटीपी के लिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो ये ग्लूकोज मिलेगा कहां से, तो ग्लूकोज ब्लड के लेवल में होगा, ब्लड में होगा। तो इसके लिए, इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ब्लड में मिनिमम 70 mg क्या होना चाहिए, मिनिमम 70 mg ग्लूकोज होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो मिनिमम 70 mg ब्लड चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो हमने ये देख लिया कि ये, और अगर इससे कम हो जाएगा तो दिक्कत, और न्यूरॉन अगर डिजेनरेट करेगा तो फिर से होगा नहीं, क्योंकि इसका जो डिजेनरेशन होगा, जो कुछ भी वो परमानेंट होगा। तो हमने ये देख लिया। और जब हम खाना खाते हैं तो आफ्टर मील क्या हो जाता है, आफ्टर मील नॉर्मली 140 mg तक भी आ जाता है। इतना ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना आ जाता है, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब कम से कम हमने ये तो समझ लिया कि ब्रेन को जिंदा रखने के लिए ब्लड में मिनिमम ग्लूकोज का लेवल जरूरी है। तो ब्लड में मिनिमम ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगा कौन, तो ग्रोथ हार्मोन। यही ग्रोथ हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। कैसे करता है, तो इसलिए करता है, ऐसे करता है कि ये बॉडी सेल को क्या करता है, बॉडी सेल को इनहिबिट करता है। मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स में जा रहा है ग्लूकोज, ठीक है, और इसको बैलेंस करके रखना है, 70 mg से लेकर के बैलेंस करके रखना है कम से कम। और यहाँ पे बॉडी सेल है, यहाँ पे बॉडी सेल है, ठीक है। अब ये करता क्या है, बॉडी, अब ब्लड निकल रहा है, ब्लड वेजल्स निकल रहा है, ये तो हर बॉडी के सेल के आसपास से निकल रहा है जी। तो यहां से डिफ्यूज कर जाएगा ना जी, यहां से डिफ्यूज कर जाएगा ये ग्लूकोज, क्योंकि सेल की भी जरूरत तो है। तो ग्लूकोज यानी कि ये बॉडी सेल हुआ, यूज कर लेगा, और अगर ऐसा करेगा तो 70 mg से भी कम हो जाएगा, और 70 mg से कम हो जाएगा तो ब्रेन फ्री डैमेज, दिक्कत हो जाएगी। तो अब भी
बीच में इसी के ऊपर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, इसके ऊपर एक्ट करता है और ये बॉडी सेल को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट ये करता है कि तुम ब्लड का ग्लूकोज यूज नहीं कर सकते जब तक मेरा आज्ञा नहीं होगा। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन बॉडी सेल को प्रेशर देता है कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन सुप्रीम है, क्योंकि ब्रेन का अधिकार है सबसे पहले ब्लड के ग्लूकोज का यूज करने का, इसीलिए बॉडी सेल को वो रोकता है। तो हमने ये देख लिया कि बॉडी सेल को वो रोक रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन यहां इंपॉर्टेंट काम किया। इसका मतलब एक और चीज आप समझिए कि ग्रोथ हार्मोन किसी न किसी तरीके से ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है ना जी, क्योंकि इसको अगर ये रोकेगा, ग्लूकोज आने नहीं देगा, इसको अगर ये रोकेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से ब्लड वेजल्स में निश्चित रूप से ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन। यानी ग्रोथ हार्मोन, आप लिख लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन अल्टीमेटली ट्राई टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन हमें डायबिटिक बना रहे हैं जी। यानी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज का तो जनरल फंडा यही है ना कि ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा हो जाना, 140 से भी ज्यादा हो सकता है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ हार्मोन ये डायबिटोजेनिक है, तो जेनिक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्रोथ हार्मोन डायबिटीज को प्रमोट कर रहा है। लिख लीजिए स्टार बना करके, ग्रोथ हार्मोन डायबिटीज को प्रमोट करता है, यानी इट शो द डायबिटोजेनिक इफेक्ट। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? इसका मतलब ये इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है। तो ग्रोथ हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ये भी आगे का पॉइंट हुआ, यानी डायबिटीज को प्रमोट करेगा तो इंसुलिन का विरोध करेगा, तो एंटागोनिस्टिक ऑफ द इंसुलिन हो गया। तो हमने ये देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का इतना बड़ा काम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे ये तो ग्रोथ हार्मोन वाकई बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो कि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लिपिड की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे तो ग्रोथ हार्मोन का इंपैक्ट हमने देख लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं तो एक दो बार सुन लीजिएगा, समझ में आएगा। लिपिड की बात करते हैं। लिपिड को भी ये लिपोलाइसिस करवा देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, एम्फीबोलिक पाथ में जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। यानी कि लिपिड के ऊपर भी इसका क्या इफेक्ट है? तो लिपोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट का इफेक्ट को हमने देख ही लिया है। ये डायबिटोजेनिक और क्या हुआ? एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन, एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि लिपिड्स की बात अगर करते हैं तो इसके ऊपर ये क्या होगा? लिपोलाइसिस करेगा। इसका मतलब लिपिड हो यानी फैट टूट जाएगा फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में, और उसके बाद ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या क्या है, प्रोटीन के ऊपर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या हो रहा है और फैट या लिपिड्स के ऊपर क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं
ग्रोथ हार्मोन के कुछ डिसऑर्डर्स। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन कम भी हो सकता है, कसम खा के तो है नहीं। पहले ग्रोथ हार्मोन का जो इंजेक्शन दिया जाता था तो क्या किया जाता था, डेड बॉडी से के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था ग्रोथ हार्मोन और उसको इंजेक्ट किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे केस ऐसे हुए कि आदमी का अचानक डेथ हो जाता था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेड बॉडी में प्रायोन्स डेवलप हो जाता है और वो बैड इफेक्ट शो कर देता था, जिसके वजह से अचानक दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को क्या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन कैसे बनाया जाता है, इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, ई कोलाई के हेल्प से। ग्रोथ हार्मोन को बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाया गया। ग्रोथ हार्मोन को रिप्रेजेंट करने वाले जीन को निकाल लिया, प्लाज्मिड में ऐड किया, उसके बाद ई कोलाई में फिट किया। ई कोलाई चूंकि रिप्रोडक्शन का महासागर है, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करता है, तो अपने रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसका भी भला कर दिया। ग्रोथ हार्मोन बन गया, वहां से निकाल करके प्यूरिफाई कर लिया, बस सेल कर दिया। तो ये सारी चीजें ग्रोथ हार्मोन है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जानेंगे। तो हमने ये देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन ये है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन का जो डिसऑर्डर्स की बात मैं कर रहा हूं, ये ग्रोथ हार्मोन देखते हैं कि कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। अगर ये कम है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन लो है, कब, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले कम है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा। इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको हम पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं। हमने पिट्यूटरी को से एम्फेसाइज किया, क्यों, क्योंकि थायराइड डॉर्फिज्म भी होता है। थायराइड डॉर्फिज्म और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में डिफरेंस है। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, दिमाग का तेज होता है वो, भले ही हाइट कम रह गया है, भले ही सर्कस में काम कर रहा है, लेकिन दिमाग का तेज होता है। सर्कस में सबको हंसाना आसान बात तो है नहीं, इसका मतलब उसके लिए क्या है, ये मेंटल रिटार्डेशन उसका नहीं है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में। लेकिन थायराइड डॉर्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन होता है, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। यही दोनों में डिफरेंस भी है। तो अगर लो लेवल है तो हमने ये देख लिया, प्यूबर्टी से पहले अगर कम है, अच्छा प्यूबर्टी से पहले अगर ज्यादा हो गया, अगर हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो जाइजेंटिज्म बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। तो जाइजेंटिज्म प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो गया तो। अब हम ये देखते हैं कि अभी हम देख रहे थे दोनों कंडीशन, प्यूबर्टी से पहले लो और प्यूबर्टी से पहले हाई का। अब हम ये देखते हैं प्यूबर्टी के बाद लो और प्यूबर्टी के बाद हाई का कंडीशन क्या होगा। तो अब अगर हम आफ्टर प्यूबर्टी की बात करते हैं, प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो अगर ये लो है तो क्या हुआ, एक्रोमाइक्रिया, और अगर ये हाई है तो क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। एक्रोमाइक्रिया और एक्रोमेगाली एक ही एल होगा, आप
देख लीजिएगा। आई एम नॉट सो गुड इन द स्पेलिंग। तो हमने देख लिया कि ये एक्रोमेगली और ये एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया और एक्रोमेगली में होता क्या है? एक्रोमाइक्रिया में हाथ पैर छोटा हो जाना, ये फेस छोटा रहना, ये सब ये होता है एक्रोमाइक्रिया का। और एक्रोमेगलिया का कंडीशन में क्या होता है? लंबा हाथ, लंबे पैर, ये चेन निकला हुआ, ये ऊपर निकला हुआ, जस्ट लाइक खली। अगर आपको याद रखना है तो इसमें ग्रेट खली का जो नाम है बहुत बेशुमार है। आप इसको ग्रेट खली को एक्रोमेगली के अंदर रख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या डिसऑर्डर है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, इसका और भी इफेक्ट है। इसका इफेक्ट हम लिवर पे भी देख सकते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और आगे भी कम है, लेकिन शायद ये ज्यादा हो जाएगा हम लोगों के सिलेबस को देखते हुए। तो इसलिए जो नीट के सिलेबस के बेस पे जो डिस्कशन करना चाहिए वो हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कोई नीटी स्टूडेंट उसका कुछ भला हो जाए तो इसका भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।